खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव का भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इस संगठन का कहना है कि राज्य सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और वे इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी उद्योग धंधों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई प्रदेश सरकारों ने श्रम कानूनों को नरम बनाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रम कानूनों को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी श्रम कानून में संशोधन कर कई बदलाव किए हैं। मध्य प्रदेश में कारखानों में काम करने की शिफ्ट अब 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। गुजरात सरकार ने भी श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। विरोध की तैयारी भारतीय मजदूर संघ ने शुरू कर दी है। बीएमएस के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा है कि मजदूर संघ राज्य सरकारों के इस कदम का समर्थन नहीं करता और इसके विरोध के लिए हम कार्य योजना बनाएंगे। उपाध्याय ने कहा कि भारत में वैसे ही श्रम कानूनों का पालन कड़ाई से नहीं होता और जो है वो भी उन्हें निलंबित या खत्म किया जा रहा है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो लगातार एक तरफ जहां श्रम कानून में बदलाव किए गए हैं राज्य सरकारों की तरफ से, तो दूसरी तरफ बीएमएस इसका विरोध कर रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई फैसला लिया जाता है मजदूरों के लिए तो उसका कड़ाई से पालन नहीं किया गया है, ये लगातार संगठनों का कहना है। लेकिन इन सब के बीच आपको हम बता दें कि कई सारे बदलाव कानून में किए गए हैं, श्रम कानून में। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार मजदूरों को लेकर कई सारे फैसले सरकार ले रही है। मजदूर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों ने झेली है इस लॉकडाउन में। इन सब के बीच हमारे साथ लगातार विरजेश उपाध्याय जी बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विरजेश जी, जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी कि कई ऐसे कानून है जिनमें बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अपनी बात पूरी कीजिए। वास्तव में मैंने जैसे बताया कि पहली बार सरकार ने ऐसा किया है कि इस कानून में बदलाव को ये एक कोविड महामारी के बैकग्राउंड में ला रहे हैं। और ये जो कोविड महामारी का सारा विषय है, हमने हमारे सभी जो प्रांतों के महामंत्री हैं उनको कहा है कि हम पहले सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार वो जस्टिफिकेशन तो बताए जिसकी वजह से वो ये बताने का प्रयास करें कि श्रम कानूनों को सस्पेंड करने के बाद हम जो आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई हैं उनको हम फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमको स्वयं को ये दिखता नहीं कि ऐसा कोई भी कारण है जो मजदूर कानूनों की वजह से श्रमिकों की गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ी है। इसलिए इन श्रम कानूनों में बदलाव का कोई औचित्य हम नहीं स्वीकार करते, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमने सरकार से कहा कि तुम औचित्य सिद्ध करो, नहीं तो भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के खिलाफ या उसके अधिकारों को जो हनन हुआ है निश्चित तौर पर हम उसके विरोध में जो भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमको उपलब्ध है उन सब तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और इसका विरोध करेंगे। लेकिन विरजेश जी, श्रम मंत्री का ये कहना है कि जितने भी मजदूर वापस लाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, उन लोगों के लिए हमने ये कानून में बदलाव किए हैं और उनको रोजगार हम दिलाएंगे, मजदूरों को हम काम देंगे और इसलिए बदलाव किया जा रहा है। आप कितने सहमत हैं उनकी बात से? नहीं, मैंने कहा ना कि ये बात तो बताएं तो सही कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से श्रम कानूनों के कारण वो लोगों को ला नहीं पा रहे। कोई भी श्रम कानून ऐसा नहीं है जो मजदूरों को बाहर से उत्तर प्रदेश या अपने निजी प्रदेश में लाने से रोकता हो। ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं जो उसको लाने से रोकता हो। ला रहे अच्छी बात है, हम उसके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये जो अध्यादेश लाने के लिए उन्होंने कहा है कि कोविड में गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में हम तेजी ला पाए, कोविड के कारण जो रुका है, इसलिए श्रम कानूनों को सस्पेंड कर रहे हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा, देश में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा कानून है जो आर्थिक गतिविधियों को चलाने में रुकावट बन रहा है, जिसको ये बदल रहे हैं। ये औचित्य सिद्ध करें
नहीं तो ये जो श्रम कानूनों की अवहेलना हुई है, सस्पेंशन हुआ है, जी। मजदूरों के अधिकारों की कटौती हुई है, छीना गया है, ये निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। और जो भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमको अधिकार उपलब्ध है उनका उपयोग करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। जी, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, श्रम कानून में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान हमारा जो कहता है, हमारे मजदूरों को तमाम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उन प्रोटेक्शंस को, वो 36 प्रोटेक्शन है, वो 36 प्रोटेक्ट को सरकार जो है सस्पेंड कर रही है, जो कि क्षम्य भी नहीं है और इसका हम किसी भी सूरत में इसका स्वागत नहीं करेंगे, इसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि हायर एंड फायर की पॉलिसी हो जाएगी। आज आपने मजदूर को रखा, कल आप हटा देंगे। मजदूरों के लिए काम के घंटे निर्धारित नहीं है, मजदूरों के लिए साफ सफाई की व्यवस्था निर्धारित नहीं है, मजदूरों के लिए खाने पीने की चीज निर्धारित नहीं है। आप सारे के सारे जो उनके मौलिक अधिकार हैं मजदूरों के, उन मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप मजदूरों को जानवर समझ रहे हैं? क्या आप मजदूरों को इंसान नहीं समझ रहे हैं? ये बात सरकार को बतानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी सरकार ने संविधान प्रदत्त सारी चीजों को लेकर के ही मजदूरों के हितों में प्रोटेक्शन के कानून बनाए हैं, जिनको सस्पेंड किया जाना किसी भी सूरत में अनुचित है और ये मजदूरों के साथ जानवरों की तरीके से व्यवहार करने जैसा। लेकिन सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि कब तक इस तरह संगठन अपनी बात पर अड़े रहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसे तमाम और भी विपक्ष हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जिनका ये कहना है कि लगातार जो संगठन पहले विरोध तो जताते हैं लेकिन बाद में सहमति जताने लगते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मसला संगठनों का नहीं है, मसला मजदूरों का है। आप खुद ही एक बात बताइए, आप भी किसी एक समाचार उसकी चैनल की, प्रतिष्ठित समाचार चैनल की एंकर हैं, क्या आपको लगता है कि आप लगातार 24 घंटे काम कीजिए? सिंपल सी बात है कि आपको 8 घंटे 7 घंटे जो भी आप काम कर सकते उतना ही तो कर पाएंगी ना। तो उसके अलावा अगर आपको कहीं कोई आपके संस्थान में तंग करेगा तो आपके पास राइट है उसके खिलाफ। तो उसी तरीके से उस मजदूर के पास जो राइट है उसको सरकार सस्पेंड करने की बात कर रही है। तो ये बात बहुत ही खतरनाक है। पहले आप मजदूरों के हक खत्म करेंगे, फिर आप नागरिकों के हक खत्म करेंगे। फिर कोविड की बीमारी है तो आप सारे नागरिकों के कोई भी हक नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये जो बात है, ये बहुत खतरनाक किस्म की बात है। इस बात को लेकर के सभी लोगों को एक राय बनानी पड़ेगी कि ये हम सब इंसान हैं, जानवर नहीं है। मजदूर भी तो हमारे ही भाई है ना, उनके हक और हुकूक आप कैसे खत्म कर देंगे? विजेश जी, महत्वपूर्ण बात सुरेंद्र जी ने कही है कि सभी को मिलकर एक राय बनानी पड़ेगी, सारे लोगों को मिलकर एक बात सरकार तक पहुंचानी होगी। क्योंकि देखिए, कई सारे ऐसे गरीब मजदूर हैं जिनकी आवाज आप लोग बनते हैं, तमाम बड़े बड़े संगठन बनते हैं, और कहीं ना कहीं बड़े संगठनों को अपनी बात को मजबूती से रखनी होगी उन गरीब मजदूरों के लिए जो अपनी बात डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं केंद्र सरकार तक। जी 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 जी, देखिए, मिलकर आवाज उठाना, इस पर तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती है। और ये पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। जब जब जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वैसा इसके लिए किया जाता है। मजदूरों के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के ऐसे अन्याय के विरुद्ध में सामूहिक लड़ाई की परंपरा इस देश में रही है, आगे भी रहने वाली है। ये कोई विवाद का विषय है ही नहीं, सब लोग मिलकर लड़ते रहे, लड़ेंगे। विजय जी, एक सवाल मेरा और है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तब तक क्या अपनी बात पर अड़े रहेंगे? नहीं, वास्तव में देखिए, अपनी बात पर अड़े रहने का और ना अड़े रहने का सवाल नहीं। अगर सरकार ये जस्टिफाई नहीं करती, अगर सरकार ये जो तर्क दे रही है कि इन श्रम कानूनों के सस्पेंशन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां चल पड़ेंगी, बहुत सारे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वो एक बार देश के सामने, देश की जनता के सामने वो रखे तो सही, बताएं तो सही कि ऐसा कैसे हो रहा है। हमारे अनुभव के आधार पर देश के या दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि श्रम कानूनों को हटाने के बाद वहां रोजगार के अवसर पैदा हुए। हम कहीं बाधा है ही नहीं। इसलिए ये तो हमको अधिकार प्राप्त है, उस अधिकारों को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक ये सुनिश्चित होता नहीं।
बिल्कुल ब्रजेश जी, इन सब के बीच देखिए हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन जब से लागू किया गया है तब से सबसे ज्यादा परेशान हमने मजदूरों को देखा है, क्योंकि जैसे ही फैक्ट्रियां बंद हो गई, जैसे ही तमाम छोटे उद्योग बंद हो गए, तुरंत ही मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए और अपने घर जाने लगे। इन सब के बीच सवाल यह है कि मजदूर अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन आगे की जिंदगी अपनी कैसे गुजारेंगे? सवाल यही है, रोजगार कैसे मिलेगा? लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और मजदूरों को लेकर खास बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है ब्रजेश उपाध्याय जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है बीएमएस के, और सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, लगातार मजदूरों को लेकर जिस तरीके से आपकी पार्टी आवाज उठाती रही है, इससे पहले भी उन्होंने ये साफ कहा है कि कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान अगर सरकार करती तो बहुत राहत मजदूरों को होती, उस पर आप क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, सुरेंद्र जी से दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रजेश जी, लगातार आपसे भी मैं बातचीत कर रही थी। जिस तरीके से मैंने पूछा सुरेंद्र जी से, लगातार वो मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि सरकार को मजदूरों के लिए कुछ सोचना चाहिए, आर्थिक रूप से भी। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या नियमों में बदलाव करने से मजदूरों को काम मिल जाएगा तो उनका दिन चल जाएगा, या फिर आर्थिक सहायता की जरूरत है मजदूरों को? देखिए, अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है कोरोना कोविड के कारण जी, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और इसका जो इलाज है या जो इसका समाधान है वो भी दूरगामी प्रयत्नों के माध्यम से आएगा। सारी चेन ब्रेक हो गई है पूरी दुनिया में। जो ग्लोबल कंसेप्ट काम करती थी, अभी सब लोगों को डोमेस्टिक फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके एक सुझाव दिया है कि आने वाले समय में कोरोना खत्म होता है तो उसके बाद जो देश में परिस्थितियां बनेगी उसको लेकर के नए सिरे से प्रयास सरकार को करने की आवश्यकता है। हम एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अभी ये जो मजदूर पलायन करके गांवों में आ रहे हैं, बिहार में कोई 35 लाख मजदूर आएगा, तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 35 लाख अतिरिक्त लोगों को समाहित कर ले। ऐसे ही बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग आएंगे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही लगभग 43-44% माइग्रेंट वर्कर सारे देश में जाते हैं। ये सब अगर लौट करके आते हैं तो ये दोनों राज्य उनको संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए नए तरीके से रचना करनी पड़ेगी। इसलिए हमको जो हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ये दोनों राज्य खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार जो कृषि है, और यहाँ पर कृषि का अभी जो काम था समाप्त हो चुका है, इसलिए कृषि के नए नए प्रकार, नए नए तरीके, ऑर्गेनिक कृषि, कमर्शियल कृषि, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चलती थी, जिनको हमने छोड़ करके हम बड़ी इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर गए थे, तो ये जो गांव में और जो हमारे छोटे छोटे कस्बों में जो कार्यकलाप, औद्योगिक गतिविधियां चलती थी, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और सरकार को इन सारे संस्थानों के चलने तक मजदूर और इन छोटे कारखानों को, छोटे उद्यमों को देनी पड़ेगी। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से इसकी मांग की है, हमने प्रधानमंत्री को लिखा है, हमने हमारे सुझाव उन तक पहुंचाए हैं, हम बराबर आग्रह लेकर के गए हैं। कल भी हमने गृह मंत्री जी को असंगठित क्षेत्र के ऐसे सब लोगों के बारे में इनके प्रश्नों को लेकर के ज्ञापन दिया है, उसमें भी हमने उनको विस्तृत सुझाव दिए हैं। तो आपने जो प्रश्न उठाया जायज है, इसका दूरगामी परिणाम होगा और इसके दूरगामी योजनाएं भी करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, लेकिन लॉकडाउन 3.0 में अब धीरे धीरे इन्हें खोलने की कवायद का असर दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक संस्थाओं पर लटके ताले अब खुलने लगे हैं। शुक्रवार तक करीब 2500 संस्थानों को काम शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है और 1200 से ज्यादा उद्योगों और 50 से ज्यादा बिल्डरों ने काम शुरू भी कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया कि 850 उद्योगों को 57,000 कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि 1600 फैक्ट्रियों के प्रबंधकों ने उद्योग शुरू करने का आवेदन दिया था, जिनमें 750 आवेदन को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 20 बिल्डरों और 3,300 कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ निर्माण
निर्माण की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि 50 अन्य उद्योग वाणिज्य निर्माण की अनुमति दी गई है, जिसमें करीब 3000 श्रमिक काम करेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण की 30 परियोजनाओं को काम करने की अनुमति दी गई है, जिनमें 650 श्रमिक काम करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले कुछ वाणिज्य संस्था, बिल्डरों और फैक्ट्रियों को काम करने की अनुमति दी गई है। शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से नोएडा में 2500 संस्थानों को काम करने की अनुमति दी गई है, अब आगे आने वाले समय में जितने भी कामगार लोग हैं जिनके काम ठप पड़े थे, उनके लिए कितने ज्यादा राहत की खबर ये होगी? देखिए अंशिका, जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में कुछ छूटें दी गई हैं, गौतम बुद्ध नगर जो इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज गौतम बुद्ध नगर में है, और ऐसे में इंडस्ट्रीज की तरफ से आग्रह किया जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि उनको कुछ फंड मिलना चाहिए, जिससे कि लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो उसके बाद से वो दोबारा से अपना जो इंडस्ट्रीज है उनको शुरू कर सकें। ऐसे में तमाम जो एप्लीकेशंस थी वो राज्य सरकार के पास पहुँची थी और उनके द्वारा अब लॉकडाउन 3 में कुछ छूटें दी गई हैं, जिसमें से करीब 2500 से ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज़ और गारमेंट्स की फैक्ट्रियां हैं जो कि जिनको अप्रूवल मिला है और अब वो यहाँ पे अपना जो बिजनेस है या संस्था है उसको शुरू कर सकती हैं। ऐसे में अगर नोएडा प्राधिकरण की अगर बात करें तो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से उन बिल्डर्स को अनुमति दी गई है जिन बिल्डर्स के यहाँ पे तमाम जो सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। 14 ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की बात करें या गारमेंट फैक्ट्रीज़ की बात करें या बिल्डर साइट की बात करें। इन सभी चीज़ों पे सरकार का सख्त आदेश है कि जो भी श्रमिक आपके यहाँ काम करेंगे उन श्रमिकों का समय समय पे सैनिटाइजेशन करवाने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो भी श्रमिक यहाँ पे आएंगे उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या अगर इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो क्योंकि पिछले 2 महीने से इंडस्ट्रीज़ बंद हैं और लगातार जो श्रमिक उनके यहाँ पे काम करते हैं या कर्मचारी काम करते हैं उनकी जो वेतन है वो कंपनी के द्वारा दिया गया है, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा दिया गया है। ऐसे में उनके ऊपर जो लोड है उन सभी वेतन का वो करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। ऐसे में उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि यहाँ पे सरकार के द्वारा उनको फंड दिया जाना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को दोबारा शुरू करा जाए, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि दोबारा से अब इंडस्ट्रीज़ को जो शुरू करने का आदेश दिया गया है, तमाम नियम कानून है जिनको फॉलो करने के लिए कहा गया है। अगर हॉटस्पॉट एरिया में कोई इंडस्ट्रीज़ है तो उनको शुरू करने का आदेश नहीं दिया गया है। वहीं जो श्रमिक काम करेंगे उन श्रमिकों के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेके जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तम जो लगातार इसको पालन करने के लिए कह रही है तो इंडस्ट्रीज में उसका भी ध्यान रखा जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार ही जितने भी फैक्ट्रीज है वो अपने कर्मचारियों को काम कराएंगे और गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए शिव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।